नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बस की यात्रा और इनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लेखक ने बस की यात्रा पाठ में अपनी एक बस की यात्रा का अनुभव साझा किया है। आइए हम इनके अनुभव को जानें, क्या इनका अनुभव रहा उस यात्रा में। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सताना के लिए घंटे बर्बाद मिलती है, जो कि जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। इसमें लेखक ने बताया कि वे 5 मित्र थे, उन्होंने यात्रा शुरू करी और कौन सी बस से, जो शाम को 4 बजे मिलती है। लेकिन वहाँ के लोगों ने उन्हें सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्यों नहीं करते? लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू वगैरह मिलते हैं? तो उन्होंने बताया, नहीं, बस ही डाकिन है, यानी बस ही खराब है। तो इसको जानने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगी कि बस में ऐसी क्या खराबी थी जिसके लिए लोगों ने मना किया। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस यह पूजा योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब इसमें लेखक ने बताया कि जब उन्होंने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि बस को देखते श्रद्धा भाव उनके मन में उमड़ पड़ा। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत पुरानी थी, जर्जर हालत में थी। सदियों के अनुभव और निशान लिए हुए थी, यानी बस जो चल रही थी तो सदियों के अनुभव लिए हुए थी, यानी कहीं से टकराई हुई, कहीं से टूटी हुई, ऐसी बस थी। और इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे लोग बाग, क्योंकि ये बिल्कुल वृद्ध लग रही थी। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ काम नहीं करवाते, वैसे ही बस को देखकर लोगों में वही भावना उत्पन्न होती है। बस वह क्या करना चाहते हैं कि ये तो पूजा योग्य ही है, इसमें सवार हम नहीं हो सकते। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। यही नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। यानी जब लेखक ने बस में देखा और बैठे तो बस में एक कंपनी का हिस्सेदार भी जा रहा था। उससे उन्होंने पूछा कि क्या ये बस चलती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ चलती है, क्यों नहीं चलती, अभी चलेगी। फिर हम जब उनको ज़्यादा खींचतान करने लगे तो डॉक्टर मित्र ने हमें कहा कि डरो मत, बस अनुभवी है, जो नई नई बसें आती है उनसे ज़्यादा विश्वसनीय है, ये अनुभव लिए हुए, तो हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी कि जब लेखक वगैरह बस में बैठ गए तो जो उन्हें छोड़ने आए थे वे उनकी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे वो अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें उनसे कह रही थी कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही होगा, सब एक ना एक दिन जाएंगे। यानी बस की ऐसी हालत थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उनकी अंतिम यात्रा है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। हम सब इंजन के भीतर ही बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब इसमें लेखक ने फिर से व्यंग किया है, किस पर? बस पर। उन्होंने कहा कि जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो उन्हें लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है।
हम इंजन के भीतर बैठे हों, यानी कि जैसे इंजन के अंदर इंजन स्टार्ट होने पे उसके सारे पुर्जे बोलने लगते हैं, उछलने लगते हैं, वैसे बस की हर चीज़ आवाज़ कर रही थी। और बस में कांच भी बहुत, यानी शीशे भी कम थे, और जो लगे हुए थे उनसे भी हमें दूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लग रहा था कि वो टूट के हमारे ऊपर गिर जाएंगे, तो इसलिए सभी फ़ौरन खिड़की से सरक गए। इंजन चल रहा था तो ऐसा लगा सबको कि वह उनकी सीट के नीचे ही हो। बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिली चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने बाद सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर। यानी जब बस चल पड़ी तो सबको ऐसे लगा कि बस में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, यानी कि जो उसे बस की सीट वगैरह थी वो उनकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। कभी सीट आगे खिसक रही थी तो कभी उनकी बॉडी, यानी लेखक खुद। कभी लगता था कि 8-10 मिनट चलने के बाद में ये सारे भेदभाव मिट से गए। ये समझ में नहीं आया था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर, यानी बस इतनी हिल रही थी और उसमें सीट भी आगे पीछे हो रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती। यानी कि जब बस रुक गई एक थोड़ी देर बाद चलने के बाद, तो पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद था। तो ड्राइवर ने क्या किया, सारा पेट्रोल एक बाल्टी में डाल लिया और उसे अपनी सीट के बगल में रखकर इंजन में पाइप के ज़रिए पेट्रोल भेजने लगा। अब लेखक को हंसी भी आ रही थी और वह परेशान भी हो रहा था। अब लेखक को उम्मीद थी कि अब थोड़ी देर बाद में जो बस का इंजन है वह भी बाहर निकाल लिया जाएगा हिस्सेदार के द्वारा, और उसमें पेट्रोल नली से डाला जाएगा, जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है गोद में बिठाकर शीशी से। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी जब अब बस स्टार्ट हो गई दोबारा से, थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली, उसके बाद लेखक सब चीज़ों से ध्यान हटाकर बाहर प्रकृति के नज़ारे देखने लगा। उसे बस के किसी भी सिस्टम पे भरोसा नहीं था। उसे ना ब्रेक पे भरोसा था ना स्टीयरिंग पे। उसे लग रहा था कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब वह पेड़ों को देखता रहा जो दोनों तरफ लगे थे सड़क के, उन पे पक्षियों को देखता रहा, लेकिन वो जैसे जैसे कोई पेड़ आता वह उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि बस सीधी जाकर उस पेड़ से टकरा जाएगी, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा हिल डुल रही थी, सीधे सीधे नहीं चल रही थी। जैसे ही झील दिखी तो उसे लगा कि बस अब उस झील में गोता लगाई। यानी बस की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर थी। उसमें बैठने के बाद कोई संतुलन नहीं था। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी बस एक बार फिर रुक गई। ड्राइवर ने बहुत सी तरकीबें लगाई लेकिन बस स्टार्ट नहीं। इस पर कंपनी के जो हिस्सेदार थे वह फिर भी अपनी बस की तारीफ़ करने में नहीं चूक रहे थे। वह कह रहे थे कि बस तो बहुत अच्छी है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज बंद हो रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया
तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी जो रात हो रही थी और चांदनी के अंदर वृक्षों के नीचे जब बस खड़ी थी तो बहुत दयनीय स्थिति लग रही थी। लग रहा था जैसे कोई वृद्ध औरत थक कर बैठ गई हो। हम उसमें बैठ कर आए तो हमें बुरा लग रहा था। हमें लग रहा था कि जैसे ही ये बस अगर बंद पड़ गई तो हमें इसकी अंत्येष्टि यहीं करनी पड़ेगी। हिस्सेदार ने बस का इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं। यानी हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोल के थोड़ा सा सही किया तो बस आगे चलने लगी। उसके बाद बस की चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वह आगे बढ़ रही थी जैसे कोई वृद्ध औरत जिसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, यानी बस की लाइट भी नहीं जल रही थी। अब वह रास्ता टटोल कर आगे चला रहे थे बस को, और साइड से अगर कोई बस या गाड़ी कुछ भी आती तो ऐसा लगता था कि ये बूढ़ी औरत यूँ कह रही है, बेटी तुम निकल जाओ, मैं तो अपनी उम्र के हिसाब से धीरे धीरे आऊँगी, इतनी तेज चलने की मेरी उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती है तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दी। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब इस पैराग्राफ में लेखक ने जो बस का हिस्सेदार था उस पर व्यंग किया है, क्योंकि बस का एक टायर फिस हो गया, यानी कि टायर में हवा निकल गई, फट गया टायर। स्पीड कम थी, अन्यथा बस क्या होती, उछलकर नाले में गिर जाती। लेकिन जो कंपनी के हिस्सेदार था वह फिर भी उसकी तारीफ कर रहा था, इसलिए लेखक उसे बहुत ही श्रद्धा भाव से देख रहा था, क्योंकि टायरों की हालत जानते हुए भी वह अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस में बैठा था, उसे चलवा रहा था। और ऐसे आदमी का साहस और बलिदान यहाँ सही उपयोग में नहीं हो रहा। उसे किसी न किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी लेखक उसके बलिदान को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए मान रहा है। जब वो मर जाते, उन्हें लगता है कि अगर हम मर जाते इस बस के एक्सीडेंट में तो सारे देवता इस आदमी के लिए तैयार खड़े होते, बाहें पसारे, कि ये आदमी कितना महान है, एक टायर के लिए प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला। यानी कि कितना कंजूस आदमी है। उन्होंने हर बात में, इस लेखक ने कंपनी पे व्यंग किया या कंपनी के हिस्सेदारों पे व्यंग किया है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी बस में अब दूसरा टायर लग गया, वो भी घिसा हुआ था। लेकिन अब हमारी उम्मीदें सब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बस जिस हिसाब से चल रही थी हम पन्ना वक्त पर नहीं पहुंच सकते थे। पन्ना क्या, कहीं भी हम नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि उस बस में ऐसे लग रहा था कि हमारे साथ कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। या फिर लग रहा था कि ज़िंदगी हमें इसी बस में बितानी है और यहीं से मर जाना है। अब हमारी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी और तनाव ख़त्म हो गए। हम सारी चीज़ें भूलकर अपनी हंसी मजाक में लग गए। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन में जो हरिशंकर प्रसाई जी हैं उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि कैसे उन्होंने एक जर्जर बस में यात्रा की, और उसकी हालत पे उन्होंने इस पाठ में व्यंग किया है कि किस प्रकार की वो बस थी, कितनी ख़राब हालत थी, फिर भी उसे चलाया जा रहा था। चंद पैसों के लोभ में उन्होंने इतने लोगों की जान हथेली पे रखी हुई थी
और खुद की भी एक हिस्सेदार भी उस बस में चल रहे थे। ठीक है बच्चों, अब इस लेसन को ध्यान से पढ़ें, सुने। थैंक यू।